नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो बच्चों, आज हम जो हमारे 12th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, ठीक है, 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 चल रहा था, इस चैप्टर नंबर 7 का ये आज आपके जो पार्ट नंबर है, ये पार्ट आपके 4 नंबर, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन वाला चैप्टर इसका नाम क्या था हमारे, वाष्प उत्सर्जन। तो हम इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि रंध्र की गति के बारे में आपके पढ़ रहे थे, रंध्र की क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि पढ़ रहे थे? रंध्र की क्रियाविधि। कि रंध्र है वो रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं और किस प्रकार से वापस ओपन होते हैं, मतलब रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि पढ़ रहे थे, ठीक है, कि रंध्र किस प्रकार से आपके बंद होते हैं और वापस किस प्रकार से खुलते हैं। तो उसमें से हमने एक सबसे पहले जो प्रोसेस पढ़ी थी, हमारे जो 3 सिद्धांत थे रंध्र की क्रियाविधि, मतलब रंध्र की गति के 3 सिद्धांत थे, उसमें से जो सबसे पहला सिद्धांत था वो था आपके मांड शर्करा परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? मांड शर्करा परिकल्पना, ठीक है। और इस परिकल्पना के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, मांड शर्करा परिकल्पना के बारे में। फिर सेकेंड नंबर जो हमारे यहाँ पे जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है आपकी स्टीवर्ड की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना? स्टीवर्ड की परिकल्पना। कि स्टीवर्ड ने क्या परिकल्पना बताई थी? स्टीवर्ड की परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो देखो, मांड शर्करा परिकल्पना में हमने देखा था कि जब pH का मान बढ़ता है, ठीक है, इसमें हमने देखा था जब pH है, इस pH का मान क्या होता है? बढ़ता है। pH का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो जब pH का मान बढ़ता है तो किसका निर्माण होता है? आपकी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण देखा था कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता था, ठीक है। किसका निर्माण होता था? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता था। लेकिन इस परिकल्पना में आप विशेष ध्यान देना यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, इसमें बताया गया था कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे और परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ये जो परिकल्पना बताई थी तो ये स्टीवर्ड ने बताई थी। किसने बताई थी? स्टीवर्ड ने बताई थी। स्टीवर्ड ने बताया था कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये आपके आगे और क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, ठीक है। किस किस में विघटित होते हैं? तो ये विघटित होता है आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस में होता है विघटित? यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अंत में आपके इसके साथ में लास्ट में इससे क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे और परिवर्तित किस में होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे किस में परिवर्तित होता है? यहाँ पे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे बताया गया था कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज जल में, ये जो दोनों हैं ये जल में अत्यधिक घुलनशील है। ये क्या आपके अत्यधिक घुलनशील, ये क्या आपके अत्यधिक घुलनशील है, ठीक है। किसके मुकाबले? इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के मुकाबले ये दोनों यहाँ पे क्या है? आपके अत्यधिक घुलनशील, जबकि ये जल में क्या आपके कम घुलनशील। ये क्या आपके जल में कम घुलनशील। आई बात समझ में यहाँ पे कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो जल में कम घुलनशील, जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व ग्लूकोज है वो जल में अत्यधिक घुलनशील है। अब ये जल में अत्यधिक घुलनशील है तो जिससे क्या होता है यहाँ पे कि जो कोशिका होती है उस कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे ही कोशिका रस की सांद्रता बढ़ती है तो यहाँ पे जो रंध्र होते हैं वो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। तो ये थी आपके स्टीवर्ड की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना थी? स्टीवर्ड की परिकल्पना। बस स्टीवर्ड ने क्या किया था कि जो मांड शर्करा परिकल्पना थी, इसी परिकल्पना को इसने आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ा करके इसने कह दिया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण तो होता था इसमें मांड शर्करा परिकल्पना में, लेकिन इस स्टीवर्ड ने बता दिया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है
ये आगे और यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे चल करके आपके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज दोनों ही क्या यहाँ पे जल में अत्यधिक घुलनशील है, जिससे कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है और रंध्र क्या हो जाती है, यहाँ पे खुल जाते हैं। आई बात समझ? तो ये थी आपके स्टीवर्ड की परिकल्पना। इस प्रकार दूसरा सिद्धांत भी यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे हमारा जो 3rd नंबर सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको आप समझना यहाँ पे, वो है आपके सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमें यहाँ पे समझना है कि ये सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पे कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। पोटेशियम है तो पोटेशियम के ऊपर आपकी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो मतलब पोटेशियम आयनों का यहाँ पे क्या होगा, स्थानांतरण, और इसके साथ में एक होगा आपके सोडियम आयन। तो इन दो आयनों का यहाँ पे क्या होगा, स्थानांतरण होगा। कैसे होगा स्थानांतरण, मेरी बात समझना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने था। तो एक वैज्ञानिक था आपके इमामुरा। एक वैज्ञानिक का नाम क्या था, आपके इमामुरा, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था यहाँ पे फ्यूजिनो। क्या नाम था, फ्यूजिनो। इन दोनों ने ये सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत दिया था। अब क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे कि जो द्वार कोशिकाएं होती, ठीक है, कि जो द्वार कोशिकाएं होती, इन द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, यहाँ पे हरित लवक होता है ना, हरित लवक। चलो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, यहाँ पे हरित लवक होता है, बिल्कुल। अब ये हरित लवक होता है, हरित लवक क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पे ये आपके स्टार्च का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, स्टार्च का। और स्टार्च का निर्माण करने के बाद में ये जो हरित लवक है ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज है ये आपके मेलिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है, यहाँ पे मेलिक अम्ल। देखो जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक है मान लो द्वार कोशिकाओं में, जिसकी ये हमारी यहाँ पे द्वार कोशिका थी। एक डायग्राम छोटा सा देख लेते हैं। ये द्वार कोशिका, ये क्या था, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, स्टार्च। और स्टार्च से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ये क्या बनाता है, आपके मेलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ये आपकी मेलिक एसिड या मेलिक अम्ल बनाता है। आई बात समझ में। तो ये प्रोसेस होती किस में, यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में होती है। इतनी प्रोसेस किस में होती है, जो आपके गार्ड सेल्स होती है ना, द्वार सेल्स, उसमें होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आपके दिन के समय। किस समय होती है, दिन के समय। दिन के समय ये प्रोसेस होती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अब दिन के समय क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या क्या आवश्यक होता है। तो एक तो CO2 की आवश्यकता होती है, एक जल की आवश्यकता होती है, एक लाइट्स की आवश्यकता होती है, एक आपके क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, है ना। तो यहाँ पे देना, आप ध्यान देना कि जो मेलिक अम्ल बना है यहाँ पे, ठीक है, ये मेलिक अम्ल बना किस में, यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में बना है। तो जो मेलिक अम्ल बना है, ये मेलिक अम्ल आगे चल करके यहाँ पे विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित। और मेलिक अम्ल आगे चल करके विभाजित होगा, यहाँ पे क्या होगा, वियोजित लिख दो आप। मेलिक अम्ल क्या हो जाता है, वियोजित। वियोजित होकर ये आपके मेलेट बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पे मेलेट बनाता है। और इसके साथ में H+ आयन को ये क्या करता है, आपके मुक्त करता है। क्या करता है, ये आपके H+ आयन को मुक्त करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो H+ आयन बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन होगा इन द्वार कोशिकाओं में।
तो द्वार कोशिकाओं में क्या होगा, मेलिक अम्ल का निर्माण होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपके H+ आयन होगा। ठीक है, ये लो H+ आयन, सब में क्या हो गया H+ आयन, इधर भी क्या हो जाएगा आपके H+ आयन। तो द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण हो गया, H+ आयन का निर्माण हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात समझना यहाँ पे कि जो हमारी बाहर वाली यहाँ पे कोशिका है, ठीक है, बाहर वाली कौन सी कोशिका, ये जो सहायक कोशिका, इन कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया था, सहायक कोशिका नाम दिया था, सहायक सेल्स। ठीक है, सहायक कोशिका नाम दिया था। तो सहायक कोशिका में ध्यान रखना यहाँ पे पोटेशियम आयन होता है, K+ आयन होता है। इन सब में जो बाहर जो सहायक कोशिका है इसमें कौन सा आयन होता है, यहाँ पे पोटेशियम आयन होता है, K+ आयन होता है। तो ये लोग K+ आयन लिख दिया। ठीक है, अब होता है क्या यहाँ पे कि जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन तो क्या करता है, आपके अंदर की ओर आ जाता है। ठीक है, कि जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन तो अंदर की ओर आता है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है ये बाहर चला जाता। ये पोटेशियम आयन अंदर, हाइड्रोजन आयन बाहर, ये पोटेशियम आयन अंदर, हाइड्रोजन आयन बाहर आ गए, ये पोटेशियम आयन अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर चला गया, ये भी अंदर चला गया। तो इस प्रकार पोटेशियम आयन तो अंदर की ओर, जबकि जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, आपके बाहर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना कि पोटेशियम आयन जो K+ आयन है, ठीक है, ये पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं, द्वार कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कि जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन किस में प्रवेश करते हैं, आपके द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। वह H+ आयन, वह H+ आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं, द्वार सेल से बाहर निकलते हैं। आई बात यहाँ पे समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, कि जो पोटेशियम आयन होते हैं, ये पोटेशियम आयन तो क्या होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, आपके बाहर निकलता है। तो द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन जैसे जाता है, तो ये पोटेशियम आयन क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेलेट के साथ में यहाँ पे क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, क्रिया। तो ध्यान रखना कि द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, द्वार सेल में पोटेशियम आयन मेलेट के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, मेलेट के साथ क्रिया करता है। और जैसे ये मेलेट के साथ में यहाँ पे क्रिया करता है, तो आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, तो बनता है आपके पोटेशियम मेलेट। मतलब K+ है, ये किसके साथ में मिलेगा, आपके मेलेट के साथ में, है ना। और ये यहाँ पे क्या बनाएगा, आपके पोटेशियम मेलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पे पोटेशियम मेलेट बनाएगा। ये लोग पोटेशियम मेलेट का यहाँ पे निर्माण हो गया। और ये जैसे पोटेशियम मेलेट का यहाँ पे निर्माण होता है, तो ये क्या करता है यहाँ पे कि जो द्वार कोशिका है, उन द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ा देता है। क्या करता है, परासरण सांद्रता बढ़ा देता है। क्या करता है, ये आपके परासरण सांद्रता बढ़ा देता है। ठीक है, और जैसे परासरण सांद्रता बढ़ाता है, तो यहाँ पे जो जल होगा, वो जल किस में प्रवेश करेगा, जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, और जैसे जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे रंध्र क्या हो जाएंगे, आपके रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आपके दिन के समय। तो ये रंध्र की क्रियाविधि की यहाँ पे हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और ये आपकी क्रियाविधि होगी। ये प्रोसेस हुई आपकी कब, दिन के समय हुई है बेटा। कब हुई आपके, दिन के समय। देखो दिन के समय क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाएं होती है, ये यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने अलग बना दिया यहाँ पे। द्वार कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे स्टार्च का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन के समय, आपको पता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, इसके अलावा H2O, और इसके अलावा लाइट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज आगे चलकर किसका निर्माण करता है, मेलिक अम्ल का निर्माण करता है। किस में करता है, ये आपके द्वार कोशिकाओं में करता है।
तो मैलिक अम्ल आगे वियोजित होता है और वियोजित होकर किसका निर्माण करता है, मेलेट और H+ आयन। तो ये H+ आयन तो क्या करता है, आपके जो द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं, ठीक है, कि जो H+ आयन है, ये H+ आयन क्या करते हैं, आपकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उन द्वार कोशिकाओं से यहाँ पे बाहर निकलते हैं। और जो बाकी वाले जो यहाँ पे पोटेशियम आयन है उनका ध्यान देना, ठीक है, जो पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन क्या करते हैं, आपके द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। और जैसे ये पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो ये पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मेलेट का निर्माण होता है तो द्वार कोशिकाओं में परासरण सांद्रता को बढ़ा देता है और जिससे जल क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस हुई आपके दिन के समय बेटा। इतनी प्रोसेस कब होती है, आपके दिन के समय। अब क्या होता है रात्रि के समय, यहाँ पे बात करें कि रात्रि के समय क्या होगा। रात्रि के समय, तो रात्रि के समय आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो यहाँ पे CO2 की जो मात्रा होगी वो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। रात्रि के समय क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो एक हार्मोन होता है पादप हार्मोन, उस पादप हार्मोन का नाम है आपके एब्सिसिक अम्ल। उस पादप हार्मोन का नाम क्या, आपके एब्सिसिक अम्ल। और इस एब्सिसिक अम्ल को शॉर्ट में कहते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड क्या हो जाता है, यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। जैसे एब्सिसिक एसिड सक्रिय हो जाता है तो इन द्वार कोशिकाओं में जो आपके पोटेशियम आयन यहाँ पे प्रवेश कर रहा था दिन के समय, तो रात्रि के समय जो पोटेशियम आयन प्रवेश किया वो वापस आपके बाहर निकलता है। तो K+ आयन का बाहर निकलना, किससे बाहर निकलना, द्वार कोशिकाओं से। तो K+ आयन का द्वार सेल से बाहर निकलना, द्वार सेल से बाहर निकलना, ठीक है। ये रात्रि के समय प्रोसेस हो रही है। दिन के समय तो पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश कर रहा था, लेकिन रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पोटेशियम आयन क्या होगा, आपके बाहर निकलेगा। और जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो परासरण सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। और सांद्रता जैसे ही कम होगी तो जल होगा, जल क्या होगा, आपके बाहर निकलेगा। और जल बाहर निकलेगा इन द्वार कोशिकाओं से तो यहाँ पे रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपके, इतनी जो प्रोसेस थी ये प्रोसेस होती थी आपकी रात्रि के समय। बाकी वाली जो प्रोसेस समझिए वो कब होती है, आपके दिन के समय। तो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण जो सिद्धांत है वो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को आप ध्यान में रखना, ठीक है। पूरा एकदम मैंने आपको डिटेल से समझाया यहाँ पे, तो इस बात को लेकर आप बाकी वाले सिद्धांत की बजाय इस सक्रिय पोटेशियम आयन जो स्थानांतरण सिद्धांत है इस सिद्धांत को आप ज़्यादा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपके। ये तो होगी आपके यहाँ पे रंध्रों की क्रियाविधि का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि जो वाष्प उत्सर्जन है उस वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कि वाष्प उत्सर्जन को कौन कौन से कारक यहाँ पे प्रभावित करते हैं, उन कारकों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब कारकों की बात आती है, यहाँ पे कारकों की हमने बात की है, तो ये कारक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो कौन कौन से कारक। एक कारक तो होते हैं इसमें आपके बाह्य कारक, एक कारक होते हैं आपके बाह्य कारक, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, और एक होते हैं आपके आंतरिक कारक, एक होते आंतरिक कारक। बाह्य कारक का मतलब है कि बाहर वातावरण में कौन कौन से कारक है। तो बाह्य कारक में देखो, एक तो होता है आपके प्रकाश। प्रकाश भी क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है, डिटेल से हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर होती है इसमें वायु। वायु भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हो जाएगी कि मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, प्राप्य जल की मात्रा, ठीक है। और जो 4th नंबर यहाँ पे जो पॉइंट होगा बेटा वो हो जाएगा यहाँ पे तापमान, ठीक है, क्या हो जाएगा, तापमान। बहुत सरल सरल से हैं यहाँ पे टॉपिक्स। और नेक्स्ट यहाँ पे आंतरिक संरचना में हो जाएगा आपके पत्ती की संरचना। किसकी संरचना, पत्ती की संरचना।
पत्ती की संरचना। सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे मूल प्रवाह अनुपात, मूल प्रवाह अनुपात। और जो थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा पत्ती का दिक् विन्यास। क्या हो जाएगा? पत्ती का दिक् विन्यास। ये है आपके इस वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो कौन कौन से, एक बार वापस हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है आपका बाह्य कारक और एक होता है आपका आंतरिक कारक। मतलब दो प्रकार के, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक की बात करें तो मतलब पत्ती से बाहर कौन कौन से कारक उपस्थित हैं, तो वातावरण के कारक होंगे। एक तो प्रकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगा, प्राप्य जल की मात्रा, तापमान हो जाएगा। पत्ती आंतरिक कारक मतलब पत्ती की संरचना के अंदर कौन कौन से कारक उपस्थित हैं, तो वो आंतरिक कारक हो जाएंगे पत्ती की संरचना, मूल प्रवाह अनुपात, पत्ती का दिक् विन्यास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बाह्य कारकों में। सबसे पहला हमारा यहाँ पे प्रकाश, लाइट बोलते हैं जिसे, प्रकाश। ठीक है, अब देखो दिन के समय होता है क्या एक्चुअली। ये मान लो आपके सामने एक पत्ती की संरचना है। ठीक है, पत्ती की संरचना दिन के समय क्या होता है, इसमें ध्यान रखना कि दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है ये ज़्यादा पड़ रहा है इस पे, इस पत्ती पर क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता है नॉर्मली बात यहाँ पे कि जो जल होगा वो वाष्प के रूप में क्या होगा, ज़्यादा आएगा बाहर। मतलब वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पे, ज़्यादा होगी। ठीक है, कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि तेज प्रकाश में वाष्प उत्सर्जन की दर, इतना ही ध्यान रखना आपको कि तेज प्रकाश में वाष्प उत्सर्जन की दर, वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। ठीक है, तेज प्रकाश में वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होती है, आपके अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें वायु के बारे में, सेकेंड नंबर पॉइंट। जैसे कि मान लो एक पानी की बूंद यहाँ पे आ गई छोटी सी, वाष्प के रूप में बाहर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हवा का झोंका है तो इस जो नमी थी यहाँ पे, जो पानी की बूंद थी वो क्या होगी, साइड में होगी। और यहाँ पे मान लो कोई आपकी नमी थी इस पत्ती पर, हवा का झोंका है तो ये नमी क्या होगी, दूर होगी, तो बाहर और वापस पानी आएगा। तो तेज वायु भी क्या करती है, आपके वाष्प उत्सर्जन को बढ़ा देती है। ठीक है, तेज वायु भी क्या करती है, आपके वाष्प उत्सर्जन को बढ़ा देती है। ठीक है, आई बात समझ यहाँ पे, बस आपको समझना है यहाँ पे बातों को। प्राप्य जल मर्दा मतलब मिट्टी में जल की कितनी मात्रा है, ये मिट्टी है आपकी। ठीक है, इस मिट्टी में जल की मात्रा कितनी है, किसकी मात्रा, जल की मात्रा कितनी है, वो भी आपकी क्या होती है, प्राप्य जल मर्दा मतलब मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। तो जल अधिक है यहाँ पे, जल अधिक है मतलब जल पर्याप्त मिल रहा है जड़ों को। ये मान लो पादप है, ये आप पादप की पत्ती है। ठीक है, ये पादप की पत्तियाँ हो गई यहाँ पे। तो पादप की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कब होगा, जब इनको पर्याप्त पानी मिल रहा है। तो अधिक पानी है तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, आपके अधिक। और अगर मिट्टी में पानी क्या आपके कम है तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, आपके कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अधिक जल भी क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तापमान, टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस पादप पर, तो आपको निश्चित बात पता ही है कि वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन होता है क्या। तो जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, वाष्प बना, वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो बाह्य कारक सारे कंप्लीट हो गए एकदम अच्छे से यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके आंतरिक कारक, क्या होंगे यहाँ पे, आंतरिक कारक। तो यहाँ पे देखो आंतरिक कारक में कौन कौन से कारक है। सबसे पहले पत्ती की संरचना, किसकी संरचना, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना। तो आपने देखा होगा एक हमने यहाँ पे पीछे इसी अध्याय में हमने पढ़ा था कि कुछ पत्तियों की सतह पर क्या होता है, आपकी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, उपत्वचा का आवरण पाया जाता है। और ये उपत्वचा का आवरण क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन की दर को घटा देता है। क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन की दर को घटा देता है ना। क्यूटिकल का आवरण क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन की दर को घटा देता है। और ये क्यूटिकल का आवरण किस में पाया जाता है, आपकी जो रेगिस्तान, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, कौन से पादप, मरुस्थलीय पादपों में आपके क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, घटा देता है। क्यों, क्योंकि मरुस्थलीय पादपों में वहाँ पे जल की क्या होती है,
कमी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्या होता है यहाँ पे आपके कि जो पत्ती की संरचना है वो भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है, ये आंतरिक कारक में हो जाएगा। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित होती है। मरुस्थल में आपने देखा होगा पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित, तो जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी वहाँ पे आपके कम होगी। तो ये भी आपके वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है यहाँ पे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपकी मूल प्रवाह अनुपात, बस नाम ध्यान में रखना है इसमें। और दिक् विन्यास मतलब पत्ती है वो सूर्य की, जैसे कि ये सूर्य है, अगर पत्ती इसकी क्षैतिज में आपकी इस प्रकार से सीधी, ठीक है, सूर्य की सीधी रेखा, तो इस पर प्रकाश ज़्यादा गिरेगा तो इस पर क्या होगा आपकी वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा ज़्यादा। और अगर मान लो पत्ती आपकी इस प्रकार है, ये आपकी इस प्रकार है, ठीक है, पत्ती इस प्रकार है, सूर्य की किरणें अगर इस पे आ रही है यहाँ पे, तो इस पे देखो प्रकाश की किरणें कम आ रही है इस भाग पर पत्ती की, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा आपकी कम होगा। ठीक है, तो अगर आपके समकोण पर ध्यान रखना, समकोण पर प्रकाश की किरणें आ रही है, ये देखो समकोण बन रहा है यहाँ पे, ये पत्ती और ये आपकी प्रकाश किरण इस तरफ आ रही है, तो इस प्रकार यहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण पे अगर प्रकाश की किरणें आती है तो यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन क्या होगा आपके अधिक होगा। और अगर समांतर आ रही है कि प्रकाश की किरणें भी ऐसी आ रही है और पत्ती भी ऐसे खड़ी है, तो इसमें वाष्प उत्सर्जन क्या होगा बेटा यहाँ पे कम होगा। तो ये होता है आपका पत्ती का दिक् विन्यास की पत्ती किस प्रकार से लगी हुई है उस पादप पर। तो वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक थे यहाँ पे वो कारक कंप्लीट होते हैं। एक कारक होता है आपका बाह्य कारक और एक कारक होता है यहाँ पे आंतरिक कारक। एक तो बाह्य कारक हो गया, एक कौन सा कारक हो गया आपकी आंतरिक कारक। प्रकाश, वायु, मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, तापमान, यहाँ पे पत्ती की संरचना, मूल प्रवाह अनुपात और पत्ती का दिक् विन्यास। ठीक है बेटा, बाकी वाला जो हमारा टॉपिक्स होगा इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।